देखिए, उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती में सामान्य हिंदी में कुछ चुनिंदे टॉपिक हैं, जहाँ से बच्चों के प्रश्न अभी भी टेस्ट सीरीज में गलत हो रहे हैं। यही कारण है कि बच्चे अभी भी 36 से 38 के बीच में रह रहे हैं और उनका 40 में 40 नहीं आ पा रहा है। तो हम क्या करेंगे अपने इस जो हम सीरीज लेकर के आएंगे, इसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ना, जहाँ से क्वेश्चन गलत हो जा रहे हैं, जैसे हिंदी साहित्य के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं और लोगों के अलंकार के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, ठीक है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनमें वाक्य को लेकर के गलतियां हो रही हैं, तो उन पर हम थोड़ा सा एक वीडियो आपके सामने साझा करेंगे और ये वीडियो काफ़ी मददगार होगा। आप बस इतना करना कि जो चीज़ें आपको लगे कि आपके नोट्स में नहीं है, अगर आपने नोट्स बनाया है तो बहुत अच्छी बात है और नहीं बनाया है तो भाई ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। तो आप उसको नोट्स में अपना अपडेट करिएगा और अगर इस वीडियो की बहुत ज़्यादा महत्वता आपको समझनी है, तो बस इतना ही देर पढ़ करके आप जाना और 2021 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना। अब देखना इतने ही टाइम से इतना ही पढ़ के कई सारे क्वेश्चन वहाँ पे सीधे मिल जाएँगे, ठीक है? तो चलिए बिना देर किए इसको हम स्टार्ट करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट है यार पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी जो 17 हमने पॉलिटी के करा दिया आप उसे करिएगा। बहुत जल्द आप देखेंगे तो हमारा बेसिक लॉ यानी मूल विधि के भी अपडेट होने स्टार्ट हो जाएँगे यूट्यूब पर, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हिंदी साहित्य के हम काल विभाजन को लेकर के। देखिए हमसे क्वेश्चन पूछता है कि भाई हिंदी साहित्य को लिखने का पहली बार प्रयास किसने किया था? तो एक व्यक्ति का नाम यूपीएसआई ने पूछा 2021 में, तो नाम याद रखिएगा गारसा द तासी। दरअसल यह थे कहाँ के? तो गारसा द त्रासी यह फ्रांस के थे। हमें याद क्यों करना है? इसलिए क्योंकि हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने के बाद सबसे पहले प्रयास इनके द्वारा किया गया था। अब देखिए इन्हीं की एक किताब है, किसकी? गारसा द तासी की। क्या नाम है उसका? इस्तवार द ला और लिटरेच्यूर इंदुई हिंदुस्तान। आपको लग रहा हो कितना खतरनाक नाम है, लेकिन भाई आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना तो दरोगा भर्ती में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया? क्वेश्चन ये पूछा गया कि मेरे भाई ये जो किताब है ना, इसका ट्रांसलेट किया गया या निम्नलिखित में से किस पुस्तक के अंदर कवियों का क्रम वर्णानुक्रम से रखा गया है? ये सवाल एसआई का है, आप प्रीवियस ईयर देखना। तो भाई किताब का नाम था एस्तावर द ला और लित रेत्यूर एंदुई हिंदुस्तानी और ये किताब था किसका? तो गारसा द त्रासी का बुक है, इसे आप याद रखिएगा, ठीक है। आगे हम देखते हैं कि काल विभाजन का प्रयास किसके द्वारा किया गया। ये प्रश्न भी आपके यूपीएसआई का है, आप देख लेना। तो कहा जाता है कि हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम काल विभाजन का प्रयास किसके द्वारा किया गया? तो ये दूसरे व्यक्ति हैं, डॉक्टर ग्रियर्सन ने किया था। मेरे भाई पहली बार लिखने का प्रयास किसने किया? तो आप बताना। गारसा द त्रासी कहाँ के हैं? फ्रांस के हैं। इसने हिंदी साहित्य को लिखने का पहली बार प्रयास किया। इनकी पुस्तक का नाम याद रखना और इस पुस्तक के अंदर कवियों का क्रम वर्णानुक्रमान से रखा गया है। लेकिन जब पूछेगा कि काल विभाजन का प्रयास किसने किया, जवाब होगा हमारा डॉक्टर ग्रियर्सन, ठीक है। अच्छा, अब जाहिर सी बात है तो जब इन्होंने स्टार्ट किया होगा तो कहीं इनकी किताब में काल विभाजन किया गया होगा, तो हाँ भाई इन्हीं का किताब है द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। अगर आपसे डायरेक्ट पूछे कि भाई ये जो पुस्तक है इसको लिखा किसने, तो जवाब होगा डॉक्टर ग्रियर्सन। या अगर आपसे पूछे कि निम्नलिखित में से किस पुस्तक में हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास किया गया, तो भी आपका जवाब होगा द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। भाई इसको याद रख लेना, ठीक है। अब सुनिएगा हुआ क्या मेरे भाई, कुछ ही समय बीता था कि यूपीएसआई ने 2021 में एक और सवाल पूछ लिया कि भाई ये बताओ जो ये द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान है, इसी का ट्रांसलेट किया गया और ट्रांसलेट करके हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास लिखा गया, ठीक है। ऐसे सीधे एग्जामिनर पूछेगा, कहेगा मेरे भाई ये बता दो ना ये जो ट्रांसलेट किया ये किया किसने? तो यूपीएसआई ने कहा भाई बता दो, तो हम लोग बताते हैं कि किशोरी लाल गुप्ता के द्वारा द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किया गया। अब ये है किसका? तो आपने देखा यार ये तो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं जिनका नाम है ग्रियर्सन। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों था? क्योंकि आपने देखा सबसे पहले जो काल विभाजन हम लोग देखते हैं हिंदी साहित्य का, वो हमें यहाँ देखने को मिल जाता है। और इसका ट्रांसलेट वर्जन क्या है? हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास। भाई ट्रांसलेट किया किसने? तो जवाब होगा आपका किशोरीलाल गुप्ता, ध्यान रखना, ठीक है। अब सुनिएगा आगे क्या होता है। थोड़ी सी जानकारी अगर हम लोग ग्रियर्सन के बारे में जाने तो ग्रियर्सन कोई आम आदमी नहीं थे। बंगाल में जो रॉयल एशियाटिक सोसाइटी बना था जिसका उद्देश्य ही था भारत की किताबों को ट्रांसलेट करना साथी, वहां पे आप देखेंगे तो डॉक्टर ग्रियर्सन उसके सदस्य हैं, ठीक है। अब सुनिएगा डॉक्टर ग्रियर्सन ने अपनी किताब में स्टार्टिंग में लिखा जो हिंदी साहित्य का जो प्रारंभिक काल था, इसमें इन्होंने बक्सा नहीं, उस काल को इन्होंने चारण काल कहा। और यूपीएसआई की शांत रहती साथी 2021 में 17वें सवाल हमसे पूछ लिया यूपीएसआई ने कि भाई हिंदी साहित्य के प्रथम काल को, ठीक है, या प्रारंभिक खंड को किसने चारण काल कहा? तो जवाब हमारा आ गया ग्रियर्सन। और कुछ लोगों ने जो नहीं पढ़े थे वो भाई कुछ भी लगा के चले आएंगे, उनके लिए क्या है ना। लेकिन जो पढ़े हैं वो 40 में
40 लाएंगे। अब सुनिएगा, हम बात करेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। अब ये तो बहुत खतरनाक है, आप सभी को पता है ना। तो इन्होंने क्या किया कि इनके द्वारा शुक्ल के जी के द्वारा हिंदी साहित्य को उनकी प्रवृत्तियों के आधार पे, उनके रस भाव के आधार पे, उनके सामाजिक परिवेश के आधार पे और भाषा विकास के आधार पे, सामाजिक परिवेश में आप देखेंगे जब मध्यकाल खत्म हो जाता है तो एक समय आता है साथी रीति काल का, और यहाँ के जो कवि थे ना, अब वो लोगों के बीच में नहीं, बल्कि आप पाएंगे रीति काल के जो कवि हैं वो दरबारों में मिलने लगे। ठीक है, तो ये कहेंगे सामाजिक परिवेश से हट गए। श्री आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी तो रीति काल को कह दिए कि हिंदी साहित्य को ही खत्म कर दिया है, इतना भद्दा इसको बता दिए, है ना। हम देखेंगे अभी रीति काल के कवियों को देखेंगे, हम भक्ति काल के कवियों को देखेंगे, सबको पढ़ेंगे साथी, है ना। बस थोड़ा सब्र रखिएगा, है ना। बस लेकिन एक चीज और याद रखिए कि इससे आप पीजीटी और टीजीटी के पेपर नहीं निकाल पाएंगे, उसके लिए थोड़ा सा आपको लेवल और पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए भाई आप किसी बढ़िया अच्छे से प्रोफेसर को पकड़िए, तो आप कमेंट करेंगे तो बता देंगे, पर अपने यूपीएसआई के लिए ना ये वीडियो सफिशियंट है। ठीक है, चलिए और एक चीज, अगर मान लीजिए कि आपने नोट्स नहीं बनाया है तो मेरी जो 20 क्लासेस चल रहे हैं साथी हिंदी का, विशेषतः हिंदी, सिर्फ हिंदी अगर आपको ज्वाइन करना है तो हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पे आपको साथी पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। ग्रुप के चार्जेस बहुत कम हम रख रहे हैं। क्यों कम रहे इतना है, इतना चार्जेस इसलिए रख रहे हैं साथी क्योंकि ये जो पीडीएफ फाइल है ना, इसको बनवाना पड़ेगा, है ना, और टाइपिंग वाला पैसा लेगा, जाहिर सी बात है। तो अगर आपको जोड़ना है तो सिर्फ हिंदी साहित्य मिलेगा 888176 इस पे व्हाट्सएप करिए, सर यूपीएसआई का हिंदी साहित्य का ग्रुप में जोड़ दो, बहुत कम फीस है। आप वहाँ पे जितने हमारे क्लासेज होंगे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है भाई वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या किया, शुक्ल जी ने क्या किया कि हिंदी साहित्य को बांट दिया और 4 भागों में बांटा इसको। कौन कौन सा, सबसे स्टार्टिंग का भाग इन्होंने उसे आदि काल कहा, जिसे हम वीर गाथा काल कहते हैं, कालानिक काल। अब वीर गाथा काल में जितने भी लेखक थे ना, जो भी लिखे, यानी 1005 से 1375 तक। अब इस समय को याद करिए इतिहास में, क्या आप सोच पा रहे हैं कि इस समय आप सोचिए 1050 के आसपास में गौरी उरी का आक्रमण हो रहा है भारत के अंदर, सोचिए। ठीक है, और 1375 में आप कल्पना करिएगा एक ऐसे समय जब गुलाम वंश खत्म हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे आप देखेंगे दिल्ली सल्तनत का समय चल रहा है, इस समय मार युद्ध काट यही सब चल रहा है। तो इस समय जो भी चीजें लिखी जा रही हैं, आप बताइए क्या उसमें प्रेम मोहब्बत जैसी चीजें दिखेंगी? तो आपका वो नहीं सर, इस समय तो सारे जहां में, खास करके हिंदुस्तान में तो झगड़ा बवाल चल रहा है, कोई किसी को मार रहा है, कोई किसी को मार रहा है। तो इस समय के जो भी लेखक है ना, उन्होंने जो भी लिखा ना, उसमें आप देखेंगे तो वीरता की झलक दिखाई देगी। तो उस काल को 1350 से 1375 तक के समय को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या किया, वीर गाथा काल या आदि काल में डिवाइड कर दिया। 1375 में आप जानते हैं, इसके बाद से आगे चल के साथ ही अभी मुगल काल आ जाएगा, और यहाँ से लेकर के 1700 तक। अब देखिए कुछ लोग और मानते हैं, पर अमूमन ज्यादातर लोग ना इसे 1700 तक ही लेकर जाते हैं। ठीक है, अब 1700 तक ये पूरा आप देखेंगे, सन 1700 तक। और आप जानते हैं कि 1707 में आप देखेंगे फर्रुखसियर अपना जो है वो जारी करता है, बॉन्ड जारी करता है। ठीक है, और पूरी तरह से साथ ही ये मुगल काल था। ठीक है, पूरी तरह से आप देखेंगे मुगल काल था। लेकिन मुगल काल में आप देखेंगे ना, तो हुआ क्या, समस्या क्या आई, समस्या ये आई कि देखिए जब सल्तनत काल युग रहा साथी, तो जाहिर सी बात है कि उस समय के जो शासक वगैरह थे वो हिंदू धर्म के, हिंदू देवताओं के, हिंदू मंदिरों को काफी तोड़े, इसमें कोई संदेह नहीं है। जब भी हम इतिहास को पढ़ते हैं तो चीजें स्पष्ट होती नजर आती हैं। इससे लोग हताहत हुए, हताहत होने का मतलब दुखी हो गए साथी, है ना, क्योंकि उनके सामने उनके इष्ट की मंदिर तोड़ी जा रही है तो लोग दुखी हो जाएंगे। तो उन लोगों ने क्या किया कि भगवान को अब भाई मंदिर में देख नहीं सकते, अपने हृदय में संजोने की कोशिश की, और वहीं से निकल के आया साथी भक्ति काल। अब लोग भगवान की भक्ति करेंगे और लोगों को जगाएंगे कि यार देखो कोई दिक्कत नहीं, मंदिर टूट रहा है कोई बात नहीं है, हम लोग भगवान को अलग अलग रूपों में देखेंगे। इस काल में भी हम भगवान के 2 रूप को अभी पढ़ेंगे। एक तो हो गया सत्य भगवान का निर्गुण रूप, निर्गुण रूप में हम पाएंगे कि भगवान है नहीं, मान नहीं रहे, लेकिन मन से उनकी पूजा अर्चना हो रही है। और एक होगा सती सगुण रूप, जिसमें हम राम और कृष्ण को पाते हैं, जिसमें भगवान के रूप को माना जाएगा कि भगवान राम ऐसे थे, भगवान लक्ष्मण जी सॉरी कृष्ण जी ऐसे थे। तो निर्गुण और सगुण जैसी चीजों का ये भक्ति काल में हमें देखने को मिलेगा साथी। फिर इसके बाद हम बढ़ेंगे कि जब 1700 से आगे की कहानी होती है साथी, 1900 जब हम ब्रिटिश काल के समय चल रहे हैं, तो इस समय रीति काल का समय चल रहा है। और ना जाने क्यों आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी इस बात को एकदम कहते हैं कि यार देखो रीति काल के समय क्या था ना, कि जो लेखक वो करते ना समाज से उठ करके जो है अंदर चले गए हैं, अंदर चले गए हैं का मतलब कि अब जो है राजमहल में रहना पसंद करना चाहते हैं। ठीक है,
इसके बाद आप जानते हैं आधुनिक काल आ गया, और आधुनिक काल को हम बोलते हैं गद्य काल, और यहीं से एक आधुनिक काल की शुरुआत होती है जो कि 1900 से 48 वर्ष तक, यानी 1948 तक ये काल साथी रहता है। ठीक है, तो अब हम इन कालों के बारे में पढ़ेंगे और इनमें से देखेंगे कि कौन कौन सा नाम किसने दिया, क्योंकि हमसे डायरेक्ट जो है इसके बारे में पूछी जाती है। देखिए, अगर हम बात करेंगे कि यहाँ पे सबसे पहले जॉर्ज ग्रियर्सन ने क्या कहा, तो इन्होंने प्रारंभिक काल को, जो प्रारंभिक कालखंड है, इसे इन्होंने चारण काल कहा है। ठीक है, याद रखिएगा। जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा, आदिकाल कहा है। राजकुमार वर्मा ने संधि एवं चारण काल कहा हुआ है। मित्र बंधु ने आरंभिक काल कहा। रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल कहा, और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीज वपन काल कहा। और इसे आप बनाइए डबल स्टार, क्योंकि ये डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा कि हिंदी साहित्य के पहले समय को किसने बीज वपन काल के नाम से जाना, या किसने वीर गाथा काल कहा, तो आप बताएंगे शुक्ल जी ने, या आप बताएंगे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। किसने आरंभिक काल कह के पुकारा, तो आप कहोगे मित्र बंधु के द्वारा। फिर संधि या चारण काल किसने कहा, तो आप बताना डॉक्टर रामकुमार वर्मा के द्वारा। इसी तरह से चारण काल किसने कहा, तो आप बताना जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा। ठीक है, अब समझिएगा, आपने देख लिया, सब कुछ देख लिया, विभाजन आपने देख लिया। इसी तरह से जब हम आगे बढ़ते हैं, जो हमारा ये रीति काल है साथी, वैसे रीति काल में हम आपको आगे चल के अभी रीति काल में अच्छे से बताएंगे कि रीति काल को श्रृंगार काल किसने कहा। तो याद रखिएगा कि विश्वनाथ प्रसाद मिश्रा जी थे, इन्होंने रीति काल को साथी श्रृंगार काल कहा है। लेकिन यहीं पर जो राहुल सांकृत्यायन जी हैं, इन्होंने जो वीर गाथा काल था, यानी जो प्रारंभिक हिंदी साहित्य का प्रारंभिक काल है, इसे इन्होंने सिद्ध सीमांत काल कहा। ये दोनों सवाल मैंने इसलिए रखा क्योंकि ये दोनों के दोनों सवाल हमारे एसआई 2021 में और 2017 में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, डायरेक्ट पूछा गया कि रीति काल को श्रृंगार काल किसने कहा है, क्योंकि देखिए रीति काल में हम श्रृंगार रस ये सब चीजें पाते हैं। ठीक है, तो रीति काल को श्रृंगार काल ये विश्वनाथ प्रसाद के हैं। आगे अभी चल के हम आपको दिखाएंगे कि रीति काल को अन्य नामों से भी लोग बुलाए हैं, तो वो भी हम देखेंगे, तनाव मत लीजिए। जबकि हम बात करेंगे राहुल सांकृत्यायन जी की, तो इन्होंने वीर गाथा काल को सिद्ध सीमांत काल कहा है, ये भी ध्यान रखना जरूरी है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं, एक एक करके समझते हैं। पहले आदिकाल को हम लोग पढ़ेंगे, इसी तरह से पढ़ेंगे। आदिकाल से जो प्रश्न आएंगे देखेंगे, फिर पूर्व मध्यकाल पढ़ेंगे, फिर उत्तर मध्यकाल यानी रीति काल को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आधुनिक काल को पढ़ेंगे। जो भी वीडियो साथी लगेगा, आधे घंटे की क्लास दिया जाएगा ताकि आप उबो नहीं। ठीक है, देखिए हम बात करेंगे आदिकाल, यानी 1050 से 1375 तक। यह हिंदी साहित्य का प्रथम काल माना जाता है। इसे हम वीर गाथा काल या चारण काल या बीज वपन काल भी कहते हैं, आपने देखा ही है। इस काल की अगर हम भाषा देखें कि लोग स्टार्टिंग में उस समय कौन सी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, तो हम पाते हैं साथ ही यहाँ के लोग अपभ्रंश भाषा का भी प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, अपभ्रंश भाषा का इस्तेमाल करेंगे। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भाट भाषा, ठीक है, भाट भाषा मतलब, या ऐसे समझिएगा कि गवारू भाषा, डिंगल पिंगल इसको बोलते हैं। डिंगल पिंगल का मतलब ही होता है गवारू भाषा, या इसे हम भाट भाषा कहते हैं। एसआई में 2021 में ये सवाल पूछा कि भाट भाषा क्या है, तो जो डिंगल शब्द है इसी को कहा गया, जिसका अर्थ होता है अनियमित या गवारू भाषा। जैसे कावरे बाऊ काव करत बाटे, चलबे कि ना चलबे, लाइक दैट। ठीक है, कुछ इस तरह से, मतलब जो गाँव के लोग ज्यादातर बोलते हैं साथी, है ना। यह राजस्थान की प्रमुख बोली मारवाड़ी साहित्य का एक रूप है, इसे भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ठीक है, जो डिंगल है ये मारवाड़ी साहित्य का ही पार्ट होता है। ठीक है, कहीं 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 आप देखेंगे तो मिश्रित भाषा का भी प्रयोग किया गया है साथी। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। ओके, अब अगर आप देखेंगे तो आदि कालीन जो साहित्य है उसके तीन सर्वप्रमुख रूप मिलते हैं। एक तो सिद्ध साहित्य होता है, एक नाथ साहित्य, और एक होता है साथी रासो साहित्य। ठीक है, तो इन तीनों के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे, क्या है सिद्ध साहित्य, क्या है नाथ साहित्य, और क्या है रासो साहित्य। यहाँ से सवाल बनता है, ध्यान रखना साहब, है ना। देखिए हम बात करेंगे सिद्ध साहित्य को लेकर के, तो सिद्ध है, अब ये सिद्ध लोग थे कौन, ये जानना बहुत जरूरी है। देखिए सिद्ध लोग क्या थे ना, जो बौद्ध धर्म के लोग थे ना, बौद्ध धर्म के लोग थे। आगे चल के देखेंगे कुछ लोग जंत्र तंत्र मंत्र सीख गए थे साथी, है ना, तो यही लोग सिद्ध कहलाए। इन लोग का नाम क्या पड़ा, सिद्ध कहा गया। ठीक है, और सिद्धों की टोटल संख्या अगर आप देखेंगे तो इनकी संख्या साथी 84 है। सबसे पहले सिद्ध कौन थे, तो सबसे पहले सिद्ध है साथी सरहप्पा। और आपको बता दें यूपीएसआई ने 2021 में ये बात पूछा कि भाई बताओ सिद्धों की संख्या कितनी, तो हमने बताया 84। ये भी पूछा कि भाई ये बताओ पहले सिद्ध कौन थे, तो हमने बताया भाई सरहप्पा। अब अगर मान लीजिए आपसे आगे चल के पूछे कि बताओ सहजायन का प्रवर्तक कौन था, या निम्नलिखित में से कौन से सिद्ध हैं जिन्हें सहजायन का प्रवर्तक माना जाता है, तो जवाब हमारा क्या होगा, सरहप्पा होगा। ठीक है, और भी कुछ सिद्ध हैं, जैसे अब देखेंगे तो सबरपा, फिर कड़हपा, फिर लोईपा, डोम्भिया,
कुकुरिपा, ये लोग साथी। ठीक है, अब जो सिद्ध साहित्य है याद रखिएगा, इनका संबंध किससे है? तो शायद बौद्ध धर्म में एक वज्रायन शाखा था, वहां से ये लोग संबंधित है साथी। ठीक है, और सिद्धों के द्वारा जन भाषा में लिखा गया जो साहित्य है उसी को हम सिद्ध साहित्य के नाम से जानते हैं। बहुत सारी बातें हम लोगों ने डिस्कस कर लिया इसके बारे में। ठीक है, अब जरा सा सुनिएगा एक एक करके। सबसे पहले हम लोगों को जाना कि सिद्ध कौन है, तो बौद्ध धर्म में जो लोग तंत्र मंत्र सीख रहे हैं वही लोग बनेंगे, और इन्होंने जन भाषा में जो साहित्य लिखा उस साहित्य को हम लोग सिद्ध साहित्य के नाम से जानते हैं। सिद्ध साहित्य का संबंध किससे है, तो हम बताएंगे वज्रयान शाखा से है, जो कि किसका, बौद्ध धर्म से संबंधित है ये भी। ठीक है, हम देखेंगे सिद्धों की टोटल संख्या कितनी है, तो हम बताएंगे सिद्धों की संख्या 84 है। पहले सिद्ध कौन है, तो आप बताना सरहपा है। इन्हीं के द्वारा सहजायन, इन्हीं को साथ ही हम सहजान का प्रवर्तक मानते हैं, इन्हें सहजान का प्रवर्तक कहा जाता है। अन्य सिद्धों में आप पाएंगे तो सबरप्पा, कड़वप्पा, लुइप्पा, फिर डोम्बिया, फिर कुकुरुप्पा के नाम से जाने जाते हैं। अब जरूरी ये है कि भाई इनकी भाषा, तो आपने देखा जन भाषा, जन भाषा में भी सिद्ध साहित्य की जो भाषा है उसी इसी जन भाषा को हम संध्या भाषा के नाम से या फिर संधा भाषा के नाम से जानते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, संधा भाषा या संध्या भाषा कोई मान्य नहीं था, लेकिन यह जो भाषा है साथी वह अपभ्रंश और हिंदी के संधि काल की भाषा मानी जाती है। तो अगर आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछे कि भाई निम्नलिखित में से कौन सी भाषा अपभ्रंश और हिंदी के संधि काल का भाषा माना जाता है, तो आपका जवाब होगा संधा या फिर शांध्य भाषा। इस पॉइंट को थोड़ा सा आप याद रखना। तो इसमें कई सारी बातें हमने सिद्ध साहित्य के बारे में देखा। सेकंड जो होता है साथी वह हमारा है नाथ साहित्य। ठीक है, नाथ साहित्य देखिए बहुत ज्यादा अंदर हम लोग नाथ साहित्य में नहीं चलेंगे। 10वीं शताब्दी में आप जानते हैं साथी शैव धर्म, नैनार और ये सारे लोग का जन्म होता है दक्षिण भारत में। तो शैव धर्म को हम योगिन कौल मार्ग के नाम से जानते हैं, या इसी को हम नाथपंथ या हठ योग के नाम से भी जानते हैं। अनुश्रुति जो थी, यानी जो हमारे पुराने ग्रंथ हैं वो बताते हैं कि नाथों की संख्या टोटल 9 है, जिसमें आदिनाथ, जलंधर नाथ, मच्छंदर नाथ, गोरखनाथ और गैनीनाथ और निवृत्तनाथ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं साथी ऐसे और भी कुछ नाथ थे, पर ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये लोग हैं। लेकिन हमसे क्वेश्चन ये पूछता कि नाथ साहित्य का प्रवर्तक कौन रहा, तो साथी गुरु गोरक्षनाथ यह नाथ साहित्य के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो इस पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब अगला और सबसे इंपॉर्टेंट जो हमसे पूछता है साथी वह होता है हमारा रासो साहित्य, या इसे आप रासो काव्य भी कह सकते हैं। और यहाँ से यूपीएससी ने पहले ही ये क्वेश्चन पूछा कि निम्नलिखित में से किसने, ठीक है, और ये बात कहा कि स्टेटमेंट दिया कि जो रासो चरित्र काव्य हैं, यानी जो भी ये रासो चरित्र के काव्य लिखे गए हैं उनकी जो रचना है ना वो रासक शैली में हुई है। एक नई शैली इन्होंने बताया और ये बात बताई हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। इन्होंने कहा देखो भाई, अगर आप रासो साहित्य पढ़ रहे हो ना, ये रासो शब्द क्यों रखा गया ये हम लोग नहीं जाने तो अच्छा होगा, और हम भी नहीं जानते, आप भी नहीं जानिए कि आखिर में रासो साहित्य में रासो शब्द काहे रखा गया, जानने की कोशिश मत करिएगा। ठीक है, तो देखिए रासो साहित्य की बात करें तो मेरे भाई रासो साहित्य के बारे में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि भाई देखो सुनो, ये जो रासो चरित्र के जो काव्य है ना, इनकी जो रचना हुई है ना, जो ये लिखे गए हैं ना, दरअसल उसका कुछ पता लगता है नहीं, वो सब एक अलग शैली है जिसका नाम हम बोलेंगे रासक शैली। कौन सी शैली? रासक शैली। और ये बात हम और आप तो बता नहीं पाएंगे, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे बताया। और सुनिए, जो ये रासो साहित्य है ना, इसको दरअसल 3 पार्ट में बांट दिए। कौन कौन सा? एक समय ऐसा था जब वीरों का बात होगा, उसी बोल दिए कि जो वीर गाथात्मक रासो होगा वो, है ना, उसमें तड़क भड़क जंबाल एकदम पूरा वीरता वाली बात होगी, एकदम जोश आ जाएगा उसको पढ़ते हुए दिमाग में कि बस अब लो लड़ लेते हैं पहले अपने गांव के प्रधान से, फिर उसके बाद लड़ेंगे हिंदू और मुसलमान से, दोनों से आप नहीं लड़ सकते। दूसरा दूसरा होता है साथी श्रृंगार प्रकरासो। ठीक है, ये थोड़ा स्पेलिंग कंप्यूटर नहीं सही करते तो आप हमेशा इसको सही करिएगा। श्रृंगार प्रक, ओहो अब तो श्रृंगार प्रक में थोड़ा बहुत तो समझ रहे हैं। ठीक है, तीसरा जो होगा साथी वो होगा धार्मिक और उपदेश मूलक, वो उपदेश वगैरह देगा। तो आइए देखते हैं इन तीनों काव्य से हमसे सवाल क्या पूछते हैं। ये सही में कभी नहीं पूछा गया कौन कौन होता है, बल्कि इनके अंदर से सवाल पूछा गया है। देखिए सबसे पहले तो नाम पूछा जाता है साथी पृथ्वीराज रासो को लेकर के, ये साहित्य है पृथ्वीराज रासो। अब पूछता है कि भाई इसकी रचना किसके द्वारा की गई, बहुत आसान सा नाम है, सबको याद होगा, चंद बरदाई के द्वारा किया गया है। और बताएं पृथ्वीराज रासो को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा कि भाई सुनो ये कोई नॉर्मल किताब नहीं है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य या हिंदी का आद्य कवि माना जाता है। किसे?
पृथ्वीराज रासो को। तो अगर आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से किसे हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है, तो आप क्या बताना, रामायण बताओगे क्या, महाभारत बताओगे? नहीं, आप बताना कि पृथ्वीराज रासो को माना जाता है। अगर आपसे पूछे कि हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है, तो आप बताना पृथ्वीराज रासो को माना जाता है। यह हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम महाकाव्य है। ये सवाल अगर आपसे पूछेगा तभी भी आप बताना, और आपको खुशी होगी जानकर के कि ये सारे सवाल 2021 में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, एक सवाल और ध्यान रखते हैं कि आखिर में चंद्र बरदाई हैं कौन? तो पृथ्वीराज चौहान के समय में साथी उनके राज्य कवि हैं, ध्यान रखिएगा। तो जाहिर सी बात है पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज चौहान के बारे में बहुत कुछ हमें देखने और सुनने को मिल सकता है। तो क्यों ना एक बार हम पृथ्वीराज रासो को ला करके पढ़ ले साथी, कभी मौका मिलेगा तब। चंद्र बरदाई की कुछ पंक्तियां हैं। देखिए, ये पंक्तियां डायरेक्ट आपसे पेपर में पूछे जाते हैं, एग्जामिनर सीधे आपसे ही पूछता है, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। एक पहली पंक्ति है, सठ भाषा पुराणं कथित च माया। अब देखिए, आपको लग रहा है संस्कृत की भाषा, तो भैया उस समय अपभ्रंश ये सब मिलाकर के लोग बोल रहे हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे, सठ भाषा पुराणं कथित माया, ये स्टेटमेंट दिए चंद्र बरदाई। अब की चढ़ी कमान को जाने फिर कब चढ़े, जिन चुके चौहान इक्के मारे इक्के सर। तो ये इसको भी याद रखना। 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। कितना सौर वीर वाली बात हो रही है, तो ये चंद्र बरदाई जी के द्वारा लिखा गया। ठीक है, रासों में अगर देखेंगे तो एक और रासो है जिसका नाम है साथी परमल रासो। आपने ये तो रासो पढ़ लिया, कौन सा? पृथ्वीराज रासो। अब आइए हम पढ़ते हैं परमल रासो। परमल रासो, पहली बात तो इसकी रचना किसने की थी? चंद्र बरदाई ने नहीं, इसकी रचना की है जगनीक के द्वारा, इसकी रचना की गई है साथी। ठीक है, अब इसी परमल रासो का एक पार्ट है आल्हा। आल्हा, अब नाम सुने हैं आल्हा उदल? आप देखेंगे तो हमारे यहाँ कभी कभी आल्हा गाया जाता है, उत्तर प्रदेश में और अवधि के क्षेत्रों में भी होता है साथी। ठीक है, आल्हे के अंदर यानी जो परमल रासो है, इसमें हम देखेंगे तो डिंगल, हमारे यहाँ बुंदेलखंड में बुंदेली, अपभ्रंश भाषा का प्रयोग किया गया है साथी। ठीक है, यहाँ पे याद रखेंगे तो जो ये जगनीक है, इनको आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा चारण परंपरा का सर्वोत्तम कवि माना गया है। तो ये बात हमारे लिए जरूरी है, याद रखिएगा। जगनीक की कुछ पंक्तियां हैं जिन्हें आपको ध्यान रखना होगा। 12 बरस लौ कुकर जीवे और 13 लो जिये सियार। 12 साल तक कुकर जीते हैं, 13 साल तक सियार जीते हैं। बरस 18 छत्री जीवे, आगे जीवन को धिक्कार है। और उसके बाद भी अगर जी रहे हैं तो धिक्कार है जीवन को, है ना। तो ये चीजें, कुंडल ना दई परमाल, पृथ्वीराज रिसाय रे, आल्हा उदल चले महोबा, रण में डंका बाज रहे। तो देखिए, पृथ्वीराज का नाम लेकर के हम पृथ्वीराज रासो करके आ जाएंगे, गलत, और मार देंगे कि सोचेंगे पृथ्वीराज शब्द दिया है तो काहे नहीं चंद्र बरदाई वाला पृथ्वीराज रासो ठोक के आ जाएंगे। इसीलिए मैंने इस वाले स्टेटमेंट को यहाँ पे रखा है, क्योंकि ये स्टेटमेंट पूछा जब जाता है तो लोग चंद्र बरदाई पृथ्वीराज रासो मार के आ जाते हैं, जो कि गलत हो जाता है। जवाब क्या होगा? जब भी आपके सामने ये गुजरेगा तो आप बताना इसके राइटर जगनीक है, ना कि चंद्र बरदाई। क्लियर हो रही बातें? ठीक है, अब यहाँ पे हमने कुछ काव्य लिखा है, उसे आप याद कर लेना, क्योंकि पेपर में 100% आपके पेपर में यहाँ से एक सवाल देखने को मिलेगा। हिंदी साहित्य से अगर अच्छा सवाल आता है तो। लेखक की अगर हम बात करेंगे तो इधर हमें चंद्र बरदाई लिखा, पृथ्वीराज रासो इन्होंने लिखा, फिर उसके बाद सारंगधर के द्वारा हमीर रासो, फिर दलपति विजय के द्वारा खुमार रासो। पेपर में कई बार आया मेरे भाई, ध्यान रखना। ठीक है, जगनीक के द्वारा परमाल रासो, फिर नल सिंह के द्वारा विजय पाल रासो लिखा गया। इसी तरह से नरपति नल्लाह के द्वारा बिसल देव रासो लिखा गया। अच्छा, यहाँ पे देखेंगे श्रृंगार परक रासो का ये एग्जाम्पल है ना, और ये वीर गाथा रासो काव्य है, ध्यान रखिएगा। और जबकि अब्दुल रहमान के द्वारा संदेश रासक और अज्ञात है जिसने लिखा मुंज रासो। ठीक है, ये भी सवाल कई बार पूछा जा चुका है साथ ही कि संदेश रासक शायद यूपीएससी 2021 में पूछा, किसने लिखा है, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। ये कुछ रासक है साथ ही जो धर्म मूलक है, जिनमें उपदेश दिखाई देता है ज्यादातर, जैसे उपदेश रसायन रास, ये किसने लिखा? जीन दत्त सूर्य ने लिखा। चंदन बाला रास, ये किसने लिखा? अशोक के द्वारा लिखा गया। स्थूली भद्र रास किसने लिखा? जीन धर्म सूर्य ने लिखा। फिर इसी तरह से भारतेश्वर बाहुबली रास, ये सलीभद्र सूर्य ने लिखा। रेवंतगिरी रास, ये विजय सेन ने लिखा। तो मेरे भाई इन सबको आप थोड़ा ध्यान रखना, वरना ऐसा होगा सब छोड़ जाएंगे। तो नोट्स को आप अपने अपडेट करना, और अगर नोट्स नहीं ज्वाइन किए तो आप ले लीजिएगा, नोट्स मिल जाएगा और आप वहां से अच्छे से अपना रिवीजन कर लेना। भाई देखिए, वो चार्ज टाइपिंग होता है तो देना ही पड़ता है, हमको भी देना पड़ेगा, तो आप भी दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट लेखक जहां से यूपीएससी में सवाल ज्यादातर पूछा जाता है। जैसे एक लेखक है साथी, उन्हें जिनका नाम है विद्यापति।
विद्यापति को हम मैथिली कोकिला या फिर अभिनव जयदेव के नाम से जानते हैं और ये सवाल 21 में पूछा जा चुका है कि मैथिली कोकिला किसे कहते हैं, तो विद्यापति को। इनका जन्म मिथिला के बिस्वा गांव में होता है, वर्तमान में मधुबनी जिला बिहार। इन्होंने कीर्तिलता की रचना की और एसआई में 2021 में एक क्वेश्चन पूछा कि भाई कीर्तिलता की रचना किस भाषा में किया गया, तो याद रखेंगे विद्यापति यह अपभ्रंश भाषा में लिखे हुए हैं कीर्तिलता को, और लिखे किसने हैं, तो कीर्तिलता के लेखक इस बार आपसे पूछा जाएगा, तो मेरा नाम बता देना, ठीक है, मेरा नाम मत बताना यार, विद्यापति को बता देना, ठीक है। इनकी अन्य रचनाओं में आप देखेंगे तो कंफ्यूजन के लिए याद रखिएगा पदावली, फिर कीर्ति पताका, पुरुष परीक्षा, भू परिक्रमा, बाकी कीर्तिलता तो है ही साथी, ठीक है। अभी एसआई को पता नहीं क्या कुलबुल मची हुई थी, उसने कहा कि यार ये बताओ कि निम्नलिखित में से कौन सी है जो अवहट्ट भाषा में लिखी गई है, तो भाई कीर्तिलता और कीर्ति पताका ये दो रचनाएं हैं, तो एसआई ने यही पूछा कि इनकी कितनी रचनाएं विद्यापति की अवहट्ट भाषा में लिखी गई हैं, अब बताइए। तो भाई ये बताना यूपीएसआईसी 2021 में कि भाई देखो कीर्ति जो हमारे विद्यापति जी हैं जिन्हें हम मैथिली कोकिला बोलते हैं, इनकी दो रचनाएं अवहट्ट भाषा में लिखी गई हैं, एक तो आपका कीर्तिलता और दूसरा आपका कीर्ति पताका, ठीक है। तो आप कहोगे सर ऊपर तो आपने अपभ्रंश बताया, तो भाई कुछ अपभ्रंश से है, कुछ उसमें अवहट्ट की चीजें देखने को मिलती हैं, जैसे ऊपर मैंने बताया ना अपभ्रंश, तो अगर अकेले पूछेगा तो अपभ्रंश बताना, और अगर इस तरह से पूछेगा तो दो रचना बताना, ठीक है। अच्छा, इन्होंने पदावली किस भाषा में लिखी सर? हाँ, पदावली इन्होंने मैथिली भाषा में लिखी हुई है, जबकि भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा, शैव सर्वस्वार, दुर्गा भक्ति तरंगड़ी ये भाई साहब इन्होंने संस्कृत में लिखी। मतलब कितने खतरनाक हैं हमारे और आपके विद्यापति जी। मैथिली यानी सोचिए बिहार में इतने खतरनाक लोग हुए, हाँ वर्तमान में बिहार में इन लोग की इज्जत नहीं होती, चुनाव लड़ते तो हार जाते हैं ये थोड़ा सा मिर्मिकी था, हंसी मजाक। विद्यापति की कुछ पंक्तियां जो हमसे सीधे पेपर में पूछे जाएंगे। देसिल बयान सब जन मिठा, ते तैसन जंपाओ अवहट्टा। कौन लिखा? विद्यापति। पिया मोरे बालक हम तरुणी, कौन तब चूकी भले हो जननी। अगला, माधव हम परिणाम निराशा, किसने लिखा? विद्यापति ने लिखा। कनक कदली पर सिंह समारल ता पर मेरु सामने, ये किसने लिखा? मेरे भाई विद्यापति ने लिखा, ठीक है। अब हम बात करेंगे एक और बहुत खतरनाक जिनका नाम है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो की एक गाना है जिसे अभी वर्तमान में जो हम एमएलए हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली श्री मैथिली ठाकुर जी है ना, इन्होंने कव्वाली किया था। मैथिली ठाकुर आप जानते हैं कौन है? तो इस बिहार के सबसे युवा एमएलए हैं, ठीक है। तो मुझे बताइएगा कि वैसे हम आपको बता दें जो ये कव्वाली है, छाप तिलक सब छीनी रे मुझसे नैना मिला के या तो से नैना मिला के, तो आपने ये गाना सुना होगा, छाप तिलक सब छीनी रे। नहीं सुना है तो जाके सुन लीजिएगा, ऐसे ही आपको मिलेगा। कैसे मिलेगा? रुक जाइए, इस एरी सखी, सखी आया ना, सरी सखी लिख दीजिए, मोरे पिया घर आए। हेरी सखी मंगल का वो दूसरा करना है साहब ना, ये दूसरा है। और फिर कहती है कि छाप तिलक सब छीनी रे, जो मैं जानती बिसरत है सैया। और वो गाना दूसरा कि छाप तिलक सब छीनी रे, मुझसे नैना मिलाई है, तो वो भी कव्वाली है जो अमीर खुसरो के द्वारा लिखी गई थी। हम अमीर खुसरो को कव्वाली का जनक मानते हैं, तो याद रखिएगा यहाँ पे अमीर खुसरो कौन है, तो भाई ये कवि भी हैं, साहित्यकार भी हैं, विद्वान भी हैं और सूफी संत भी हैं, मतलब ऑल इन वन है ना। इन्हें ही हम हिंदुस्तान का तोता या तोता हिंद, तूतीय हिंद के द्वारा नाम से जानते हैं। अमीर खुसरो को हम खड़ी बोली हिंदी के पहले कवि के रूप में भी मानते हैं। भारत में कव्वाली की शुरुआत भाई साहब इन्होंने किया था। इनके गुरु हैं निजामुद्दीन औलिया, जिसे हम हजरत निजामुद्दीन औलिया कहते हैं, सही कर लीजिएगा, हजरत निजामुद्दीन औलिया साहब, ठीक है। खुसरो का वास्तविक नाम ये एसआई में पता नहीं किस लिए पूछा था साहब, बता दीजिएगा। इनका वास्तविक नाम अबुल हसन था और इन्होंने यह किसके शिष्य थे, तो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। और खुसरो ने लगभग में 100 ग्रंथों की रचना की है। इन्हीं को हम कवियों का राजकुमार भी कहते हैं। ये सवाल भी एसआई में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो ये सवाल आ चुका है साथी 2021 में, याद रखिएगा ये सवाल भी 2021 में पेपर में आ चुका है। अगर हम देखेंगे तो अमीर खुसरो के द्वारा ताराना, तरना और ख्याल, ये जो संगीत के रूप हैं साथी, इनका जनक इन्हें माना जाता है, यानी इसके स्टार्टिंग इनके द्वारा किया गया था। अमीर खुसरो ने सितार और तबले का भी आविष्कार किया। कितने रोचक व्यक्ति रहे होंगे अमीर खुसरो,
ऐसे व्यक्ति का भारत सदैव ऋणी है, भारत की संस्कृति सदैव ऋणी होनी चाहिए ऐसे लोगों का, ऐसे व्यक्तियों का, है ना। अब देखेंगे अमीर खुसरो की कुछ पंक्ति हैं जो थोड़ा सा माया जाल जैसे हैं, जैसे गोरी गोरी सोमे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसर खर अपने आप को चल खुसर घर आपने रैन भई चौदेश। और पता नहीं काहे यूपीएसआई ने 2021 में इसको पूछ लिया। तो खुसर शब्द मिल रहा है तो याद रखिएगा ये शब्द है अमीर खुसरो के। एरी सखी मोरे पिया घर आए, जब पिया हुआ घर आएंगे तो समझ लेना कव्वाली बन रहा है, ठीक है। छाप तिलक सब छीनी रे, जो मैं जानती बिसरत है सैया। फिर इसके बाद मैंने एक बूंद चखी और पाया है कि घाटियों में खोया वो पक्षी अब तक महानदी के विस्तार से अपरिचित था। ये थोड़ा स्टेटमेंट है और ये स्टेटमेंट किसने दिया? अमीर खुसरो ने दिया, ध्यान रखना। काहे को ब्याहे परदेश सुन बाबुल मोरे, ये भी इन्होंने दिया। खीर पकाई जतन से चरखा दिया चलाए, आया कुत्ता खा गया तू बैठी ढोल बजाए, ला पानी पिला। स्टेटमेंट किसने दिया? तो अमीर खुसरो ने। खुसरो तो यहाँ से तो चलिए समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी बाकी धार, जो उबरा सो डूब गया जो डूबा सो पार। ऐसा लग रहा है यार ये सब खुसरो का नहीं हो सकता, भाई खुसरो ने लिखा, ठीक है। फिर यहाँ पे खुसरो पाती प्रेम की, बिरसा बाँचे खोए, वेद कुरान पोथी पढ़े, बिना प्रेम के होए, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है जो खुसरो जी का है, तो इन्हें सारे स्टेटमेंट को एक बार पढ़ लीजिएगा, काम आएगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे स्वयंभू को। तो स्वयंभू भी नॉर्मल व्यक्ति नहीं है साथी, स्वयंभू इन्हें हम अपभ्रंश का ऐसा कह सकते हैं कि अपभ्रंश के आदि कवि माने जाते हैं। तो स्वयंभू कौन है? तो इन्हें यह जो है साथी अपभ्रंश भाषा के कवि हैं और इन्हें अपभ्रंश का आदि कवि माना जाता है। और यूपीएसआई ने परमचर्यू को कई बार पूछा कि मेरे भाई ये बताओ, 2021 में पूछा कि यार ये जो परमचर्यू है इसके लेखक कौन है? तो 21 में सबसे पहले तो ये पूछा कि इसके लेखक कौन है? तो जिन लोगों ने पढ़ा था वो लोग बताएं, जो नहीं पढ़ा है वो बस इधर उधर भटकते रहे, है ना। स्वयंभू है। फिर इन्होंने पूछा यार ये बताओ जो ये परमचर्यू है इसकी भाषा क्या है? दूसरा सवाल ऐसा ही में पूछा, भाषा बता दो। तो भाषा अपभ्रंश है। कौन सी भाषा है साथी? अपभ्रंश है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये दोनों बात आपको ध्यान रखना होगा। तीसरी बात एसआई ने नहीं पूछा, पूछ सकता है कि भाई ये जो परमचर्यू है वो किस पर आधारित है? तो बताना राम कथा पर आधारित है। किस पर? आप ये बता देना 2025 में कि सर राम कथा पर आधारित है। और परमचर्यू की बाकी बातें तो आपने पढ़ ही लिया है ना। अच्छा, एक सवाल और पूछ सकता है एग्जामिनर 2025 में कि भाई ये बताओ कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना है जो अपभ्रंश साहित्य की पहली ज्ञात रचना मानी जाती है? तो जवाब होगा हमारा पौंचर्यू। पौंचर्यू नाम याद रखिएगा, ठीक है। और स्वयंभू को आप जानते हैं, इन्हीं को ही हम अपभ्रंश का वाल्मीकि कहते हैं। और मुझे शायद याद है कि सवाल अभी तक वैसे पूछा नहीं गया है, तो आप इसको थोड़ा याद रखना कि अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है स्वयंभू को, ठीक है। अब हम बात करेंगे एक और बहुत अच्छे व्यक्ति जिनका नाम है साथी हेमचंद्र। तो इन्हें हम प्रकृति का पाणिनि कहते हैं, ध्यान रखेंगे। यह एक भारतीय जैन विद्वान है, कवि हैं, गणितज्ञ हैं, वह ऑल इन वन है साथी, ठीक है। इन्हें अपने समय का काल का सर्वज्ञ मतलब सभी विद्यों का ज्ञाता, किसको? हेमचंद्र। वो परशिष्ट पर्वन, आपको किताब याद है, जैन धर्म का इन्होंने लिखा था। अच्छा, शायद अभी क्लास यूट्यूब पर नहीं हुआ है ये, लेकिन जीएस की क्लास जब यूट्यूब पर होगी तो आपको मैं पढ़ाऊंगा। परशिष्ट पर्वन जो है इन्हीं के द्वारा लिखा गया, ठीक है। आगे आप देखिए यहाँ पे लिखा भी है, परशिष्ट पर्वन इन्हीं की रचना है। ये जो हेमचंद्र थे साथी, गुजरात में एक शासक हुआ करते थे, राजा कुमारपाल, उन्हीं के दरबारी कवि हैं। इनकी और रचनाएं आप देख सकते हैं। तो कुमारपाल की वजह से इन्होंने कुमारपाल चरित्र लिखा, फिर योग शास्त्र लिखा, सिद्ध हेम गीत लिखा। सिद्ध हेम गीत की भाषा अपभ्रंश है। फिर इन्होंने प्राण मीमांसा भी लिखा। तो ये सवाल कई बार पेपर में आता है, पूछा जा सकता है कि जो सिद्ध हेम गीता है ये किस भाषा में है? तो जवाब होगा हमारे साथी है अपभ्रंश भाषा में, ठीक है। इनकी कुछ पंक्तियां देखिए, भला हुआ जो मारिया बहड़ी महार। अब चूंकि अपभ्रंश में है तो इसीलिए थोड़ा सा उल्टा, तो इसे थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर लज्जे जंतु वैसु जय भागा धरु एतु। भैया ऐसा दिखेगा उल्टा पुल्टा तो बस समझ लेना एक का लोग है ना। प्राइब मुंडिये भी बतंडी ते मंडी अंडा गणपति अखई निरामय परम पाई अजवी लव न लहंती। भाई याद नहीं होगा, जिंदगी में नहीं याद होगा, ठीक है। ऐसे याद करिए, देखिए लज्जे जंतु कौन? हेमचंद्र है। अजीब लहंती ये कौन है? हेमचंद है,
ठीक है, बस ये याद रखिएगा। निदड्डी आपको दिख रहा है, मात्रा ऐसा, ठीक है। फिर उसके बाद परुखहो, ये वर्ड याद रखिएगा। ऐसा कुछ वर्ड दिखेगा तो मतलब हेमचंद्र है, बाकी वो छोड़िए, ठीक है। देखिए आधा ल, फिर आप देखेंगे कुल हो, कहीं आप देखेंगे आधा ल आधा द ऐसा दिख रहा होगा, जैसे कि जऊ जू, तो आधा आधा जब दिखेगा ना तो बस समझ लेना कि ये कोई और नहीं बल्कि हेमचंद्र की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। एक लॉजिकली इसको आप सॉल्व करना, पेपर में वैसे अभी तक इनके बारे में नहीं कुछ आया, अगर आ जाता है तो घबराना नहीं है, लॉजिकली फिट कर लेना यार, एग्जाम में काम बन जाएगा, ठीक है। अभी तक नहीं आया। अब हम बात करेंगे साथी भक्ति काल या पूर्व मध्य काल, तो इसकी बात हम लोग कल करेंगे। आप इसको पढ़ के आना, कल हम लोग ऐसे आज भी पढ़ सकते हैं पर कोई नहीं, धीरे धीरे पढ़ेंगे, क्योंकि जितना दिया उतना याद कर लेंगे तो काम बन जाएगा। फिर उसके बाद आप देखेंगे भक्ति काल के बाद, अगर आप देखेंगे तो भक्ति काल ये कल 1 घंटा शायद चल जाए, ठीक है। फिर भक्ति काल के बाद आप देखेंगे तो हम लोग यहाँ पे रीति काल पढ़ेंगे, ठीक है। रीति काल पढ़ेंगे भक्ति काल के बाद परसों, तीसरा क्लास। फिर आधुनिक क्लास का भाई 4-5 क्लास तो लग जाएगा, क्योंकि आप इसके बाद देखेंगे अंतिम में जो है हिंदी साहित्य के पुरस्कार 5-6 क्लास आपको यहीं पर दे देना पड़ेगा साथी, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग कर लेंगे, ठीक है। अगर आप लोग कहेंगे तो थोड़ा समय और हम बढ़ा भी सकते हैं।